चलें क्वेश्चन नंबर 3 ढूंढेंगे। ये कल वाला क्लियर हो गया था प्लीज? एनी प्रॉब्लम? ये बढ़ाना इसमें आवाज ठीक है मेरी? ये मुबीन का आवाज चेक कर। चलें बेटा क्वेश्चन नंबर 3 पे बढ़ा देंगे। क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट देखने एक नजर। अब एक दो क्वेश्चन जरा मेरे साथ आपने सही तरह अंडरस्टैंड करके करने हैं, उसके बाद इंशाल्लाह फिर आप इंडिविजुअली भी क्वेश्चन सॉल्व करने की पोजीशन में आ जाएंगे। ये मिल गया जी जिंक लिमिटेड, जिसकी रिक्वायरमेंट एक नजर देखिएगा जी। लिखा हुआ है प्रिपेयर अ मंथ वाइज कैश बजट फॉर द क्वार्टर एंडिंग 31st मई 2012। 31st मई पे अगर क्वार्टर एंड हो रहा है और आपने मंथ वाइज बजट बनाना है, एक क्वार्टर का बनाना है लेकिन मंथ वाइज, तो कौन से मंथ्स एप्लीकेबल होंगे? मार्च, अप्रैल, मई 2012, तो 3 कॉलम सॉर्ट ऑफ बन जाएंगे। अच्छा, जो कैश बजट आपने बनाना है इसमें सिंपली जरा कैश का लेजर ज़हन में बनाया जरा। कैश एंड बैंक का जो लेजर है, अगर 4 चीजें मेन ढूंढी जाए, ओपनिंग बैलेंस, रिसीट्स, पेमेंट्स और क्लोजिंग, मतलब कोई इसमें इनडायरेक्ट मेथड्स ऐसा गेम नहीं है, सिंपली अपने रिसीट्स एंड पेमेंट्स को स्टेटमेंट फॉर्म में लिखना। ओपनिंग बैलेंस प्लस रिसीट्स माइनस पेमेंट्स इक्वल टू क्लोजिंग, तो मतलब रिसीट्स एंड पेमेंट्स और ओपनिंग क्लोजिंग ढूंढना बस हमने, ठीक है। बाकी उसे स्टेटमेंट फॉर्म में इंशाल्लाह कन्वर्ट कर देंगे। तो आप कैश, रिसीट्स और पेमेंट्स में रख के जरा फर्स्ट लाइन से पढ़ें, बाकी मैं चीजें इंशाल्लाह भी फिर लिख के एक्सप्लेन करता हूँ। जिंक लिमिटेड इज एंगेज्ड इन ट्रेडिंग बिजनेस, चीजें खरीद के बेची जा रही हैं। Following data has been extracted from the ZL's business plan for the year ended 30th September 2012। आपको कुछ सेल्स का डाटा दिया हुआ है, जनवरी फरवरी की एक्चुअल सेल दी हुई है थाउजेंड्स में, और मार्च से जून की फोरकास्टेड सेल्स की इंफॉर्मेशन है। अब डेफिनेटली हमें मार्च, अप्रैल और मई के एंगल से सोचना, लेकिन कुछ शायद पिछली सेल और अगली सेल की इंफॉर्मेशन दी हुई। फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज आल्सो अवेलेबल, एडिशनल इंफॉर्मेशन में आ रहा है। कैश सेल इज 20% ऑफ द टोटल सेल, टोटल सेल का 20/80 कैश और क्रेडिट सेल हो जाएगा, ठीक है। ZL earns a gross profit of 25% of sales, सेल्स का 25% अगर ग्रॉस प्रॉफिट है तो सेल्स का 75% कॉस्ट ऑफ सेल हो जाएगी। एंड यूजुअली एंड यूनिफॉर्मली मेंटेन स्टॉक एट द रेट ऑफ 80% of the projected sale of the following month। दोबारा पढ़ें जरा सेंटेंस, एंड यूजुअली यूनिफॉर्मली मेंटेन्स स्टॉक एट द रेट ऑफ प्रोजेक्टेड सेल ऑफ द फॉलोइंग मंथ। अगर फॉर एग्जांपल हम मार्च में वर्किंग कर रहे होंगे तो अप्रैल की जो प्रोजेक्टेड सेल है उसका 80% को स्टॉक में रखने की बहस हो रही है। एक स्टॉक की पॉलिसी दी हुई, जिस तरह क्वेश्चन नंबर 1 जरा देखें कल जो कर रहे थे। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या थी स्टॉक पॉलिसी? 15,000 प्लस 10% ऑफ द कॉस्ट ऑफ सेल्स, ठीक है। ये डिफरेंट क्वेश्चंस में डिफरेंट तरीकों से दी होती है। तो 80% ऑफ द प्रोजेक्टेड सेल ऑफ द फॉलोइंग मंथ, तो अगर मार्च में होंगे तो किस महीने के बेसिस पे बात हो रही है? अप्रैल, और अगर अप्रैल में होंगे तो सो ऑन, मई एंड सो ऑन। Then we get that 60% of the debtors are collected in the first month subsequent to the sale, whereas the remaining debtors are collected in the second month following the sale। अगर फॉर एग्जांपल मार्च की क्रेडिट सेल है तो पढ़े जरा दोबारा, 60% उसके अगेंस्ट अप्रैल में रिसीट होगी
और 40% फिर मई में रिसीट होगी। फर्स्ट मंथ सब्सिक्वेंट टू द सेल, मार्च में अगर सेल है तो, और रिमेनिंग डेटर्स आर कलेक्टेड इन द सेकंड मंथ फॉलोइंग सेल। आप जरा बताएं, अगर अप्रैल में क्रेडिट सेल हुई है 60% मई में और 40% जून में। 80% of the customers deduct income tax at the rate of 3.5% at the time of payment। शायद आपने को टैक्स में इस तरह की प्रोविजन पड़ी हो कि जो कस्टमर्स होते हैं उन्होंने जब पेमेंट करनी है तो टैक्स काट के पैसे देने होते हैं। शायद ये इसका इसी तरह अगर आपने किसी से चीज खरीदी है तो आप भी पेमेंट करते हुए टैक्स डिडक्ट करके पेमेंट करते हैं, अदरवाइज फिर वो टैक्स वाले अलाउ नहीं करते हैं, वो डिडक्शंस नॉट अलाउड वगैरह में शर्त पड़ा हो। तो बहरहाल अभी मैं एक्सप्लेन करता हूँ, लेकिन 100% कस्टमर्स टैक्स काट के पैसे नहीं दे रहे, 80% कस्टमर्स ने टैक्स डिडक्ट करके पैसे देने, और टैक्स डिडक्शन का एक रेट दिया हुआ। मसलन अगर फॉर एग्जांपल अगर 100 रुपीज किसी कस्टमर ने देने होंगे और वो टैक्स काट रहा है तो कैलकुलेटर वाला पकड़ा, तो 3.5 रुपीज, अब 3.5% है तो हर 100 में से 3.5 रुपीज टैक्स कट जाएगा और 96.5% फिर हमें कैश रिसीव की इंफॉर्मेशन, कैश रिसीव की अमाउंट आएगी। ठीक है सर? देन पॉइंट नंबर 4, इन जनवरी 2012, अब इसका ये इस पैराग्राफ का जरा डिसीजन इसी वक्त ले लीजिएगा, ये सारी फिगर शायद सॉल्व हो सकती है अभी। ZL paid to Million as 25% advance against purchase of the packing machine. The machine was delivered and installed in February 2012 and was to be operated on a test run for 2 months. 50% of the purchase price was agreed to be paid in the month following installation and the remaining amount at the end of test run। इसको कहीं जरा दोबारा पढ़ें और बताएं कितने पैसे, 1 मिनट लगा लें जरा, सारे अपनी वर्किंग करें, कितने पैसे किस किस महीने में जा रहे हैं। आफ्टर 1 मिनट फिर मैं डिस्कस करता हूँ, जो ऑनलाइन स्टूडेंट्स आप भी करें। जी सर। नहीं, मशीन है कितने की सर? 8 मिलियन कहाँ से आ गया? तो मिलियन दिया 25% एडवांस के तौर पर, तो 2 डिवाइड बाय 25% या 25 into 100, तो 8 मिलियन टोटल अमाउंट है। मंथ्स डिसाइड करने, 1 मिनट और है, 1 मिनट और है। जिन्होंने कर लिया सर 1 मिनट, बाकी भी सोचो। जैसे इतना ब्रेकअप बनाया यार, इसमें कोई अकाउंटिंग इन्वॉल्व नहीं है, सिंपल इंग्लिश की ट्रांसलेशन है। जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स आप भी पार्टिसिपेट करें। जी अहमद साहब ठीक है मेरा।
ये कुछ जरूरी नहीं कि जो महीने मैंने लिखे इन सब में कुछ ना कुछ आना है, तो आपने भी इस तरह डायग्राम बना ली है तो जानबूझ के सारे लिख दिए ताकि आप बाइस्ड हो जाएगा। जी सर बताएं। 2 मिलियन तो जनवरी में चला गया जो हमसे रेलिवेंट नहीं है, पेमेंट्स के एंगल से हमसे रेलिवेंट नहीं है। इस वक्त हम कैश बजट के एंगल से बहस कर रहे हैं। तो 2 मिलियन जो जनवरी में पे हुआ है वो हमारे क्वार्टर की पेमेंट नहीं है, लेकिन जस्ट हम मंथ्स पहले डिसाइड कर रहे हैं। जी आगे कहाँ लिखा है? 50% ऑफ द परचेज प्राइस का मतलब 4 मिलियन। क्या ओपिनियन है जी? नहीं अब फाइनल डिसीजन इंग्लिश आपने पढ़ ली मार्च ओके। नहीं एक मिनट जरा, 50% ऑफ द परचेज प्राइस देख लें। एनी कंफ्यूजन, दिस 4 मिलियन। रिमेनिंग कितना रह गया वो कहाँ लिखा? फाइनल डिसीजन है जी जी डिसाइड अगर करें तो करना यार। क्या वर्ड्स लिखे मैं? नहीं वर्ड्स क्या है? रिमेनिंग एट द एंड ऑफ द टेस्ट रन। टेस्ट रन कितने अरसे का? और एट द एंड ऑफ टेस्ट रन शुरू कब होना? नहीं मैं टेस्ट रन स्टार्ट कब हो रहा? मई में स्टार्ट हो रहा। बेटा अपना सवाल नहीं बनाना, पहले पढ़ लें। ये हो सकता है आप सही कह रहे हो, लेकिन सवाल मेरा मेरा भी एक मासूम सवाल है। टेस्ट रन स्टार्ट कब होना? जी जी टेस्ट रन नहीं, टेस्ट रन पूछ रहा हूँ। मार्च कैसे पता चला? फॉलिंग इंस्टॉलेशन तो नेक्स्ट लाइन में लिखा हुआ। नहीं यार वो तो ठीक है ना यार, क्योंकि 50% ऑफ द परचेज प्राइस आपने कहा फॉलिंग इंस्टॉलेशन, वो तो मैंने मार्च में लिख दी। मेरा सवाल ये कि टेस्ट रन कब शुरू हो रहा है? अप्रैल में। अगर मार्च में टेस्ट रन हो रहा है तो फिर मार्च में 4 मिलियन क्यों लिखवा है? नीचे तो लिखा हुआ है 50% ऑफ द परचेज प्राइस विल एग्री टू बी पेड इन द मंथ फॉलोइंग इंस्टॉलेशन। सॉरी फॉलोइंग इंस्टॉलेशन। इंस्टॉलेशन फरवरी में, इंस्टॉलेशन फरवरी में ठीक है। टेस्ट रन कब शुरू होना? 2 महीने का तो ओके है। नहीं फौरन बाद भी नहीं लिखा हुआ सर, फौरन बाद भी नहीं लिखा हुआ। एंड वाज टू बी पुट, वाज टू बी ऑपरेटेड ऑन टेस्ट रन फॉर 2 मंथ्स। असल में प्रॉब्लम जो है, प्रॉब्लम ऐसे नहीं है, आप ऐसे ही गलत तरफ जरा जा रहे हैं। ये फरवरी में कब इंस्टॉलेशन हो रही है? इसकी कोई डेट नहीं है, तो आप अपनी मर्जी से कुछ नहीं अज्यूम कर सकते। जो वर्ड्स हमारे पास है उन्हीं के अंदर अंदर है। ये फरवरी के शुरू में हो रही है, मिड में हो रही है, एंड में हो रही है, तो कोई मसला नहीं, रिलैक्स होकर पड़े। अब फरवरी में अगर इंस्टॉलेशन है तो ये आपको पता चल रहा है कि मार्च में टेस्ट रन शुरू होना। बाद में ही होगा, ठीक है, बाद में ही होना होगा। तो फरवरी में इंस्टॉलेशन है, देन वो कहता है इंस्टॉलेशन के फॉलोइंग मंथ में हमने 50% का परचेज प्राइस देनी है, और जो रिमेनिंग देना है वो कब देना है? एंड ऑफ द टेस्ट रन है। अब बताएं कब शुरू हुआ? डेट नहीं हमें पता, और डेट हम फिर सोच भी नहीं सकते, और शायद इससे फर्क भी कोई इतना नहीं पड़ता अगर हम डेट अपनी मर्जी को सोच भी लें। फरवरी में इंस्टॉलेशन है, फॉलोइंग मंथ आपने बनाया, इंस्टॉलेशन के बाद मार्च, और टेस्ट रन 2 मंथ्स का, और एट द एंड ऑफ टेस्ट रन है। आप फाइनल डिसीजन लें। जो लोग मई में जा रहे हैं वो क्यों जा रहे हैं? मई में अगर आप जा रहे हैं तो मई में आप क्यों जा रहे हैं? नहीं आपको कैसे पता चला मई के स्टार्ट में, और आपको कैसे पता चला कि मार्च के स्टार्ट में टेस्ट रन शुरू होना? हो सकता है, लेकिन मतलब इन वर्ड्स के अंदर ही है। और ये भी नहीं लिखा हुआ आफ्टर 2 मंथ्स ऑफ द टेस्ट रन। एग्जैक्टली वर्ड्स क्या हैं? एट द एंड ऑफ द टेस्ट रन। तो मेरे ख्याल जितना मैं बोल रहा हूँ उतना कॉम्प्लेक्स हो रहा है। जी फाइनल डिसीजन अभी तक नहीं आया। मार्च month following installation or 2 months at the end of the test run,
दोनों बेटा मार्च फिर कैसे हो सकता है? नहीं, या तो फिर आपका पहले मार्च 4 मिलियन के खिलाफ होगा जो साहब मार्च कह रहे हैं, मीनिंग जो मार्च कह रहे हैं, फिर आपका फर्स्ट 4 मिलियन पे भी एतराज होना चाहिए। तो इसलिए मैंने पहले आपसे कहा था ये पहला 4 मिलियन क्लियर है। अगर ये आप मार्च में कह रहे हैं और ये फॉलोइंग द मंथ ऑफ इंस्टॉलेशन है, तो फिर अब टेस्ट रन इज ऑफ 2 मंथ्स, और 2 मंथ्स के एंड पे फिर जाना आपने, एंड सॉरी 2 मंथ्स का टेस्ट रन जब एंड हो रहा है तब जाना। वो किस महीने में एंड हो रहा है? तो या तो मार्च से फरवरी में है, वो क्यों नहीं? इंस्टॉलेशन से फॉलोइंग मंथ्स है, और जो रिमेनिंग अमाउंट है वो फिर 2 एट द एंड ऑफ टेस्ट रन 2 मंथ है। जी कौन सा है जो मैंने कुछ मतलब ऐसे डिस्कस करना है इसलिए पूछ रहा हूँ। मई वाले एक आवाज आ रही है बार बार, नहीं तो नहीं था। चलो सर फाइनल बता दें फिर क्या है जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स। ओके, बाकी डेफिनेटली ये मैंने फरवरी लिखा था और मार्च मई लिखा था, ये मैंने वैसे ही लिखा, ये लिख लेंगे एग्रीड है तो, बाकी फिर इसको प्रेजेंट कर लेते हैं। अच्छा बेटा ये डेफिनेटली कोई इसमें ये डिस्टिंक्शन कोई नहीं है कि अप्रैल का एंड होगा या शुरू होगा, अप्रैल में होगा बस। अगर 1 फरवरी को इंस्टॉलेशन है नहीं तब भी अप्रैल का एंड ही बनेगा, या फर्स्ट से अगर जाएंगे वो 28 दिन हो जाएंगे तो यकम अप्रैल, 2 से हो जाएगा तो 2 हो जाएगा। अब यकम है, 15 है, 2 है, 30, 28 है, ये तो नहीं मैं बता, फरवरी है और 2 महीने कब बनेंगे फिर? मार्च अप्रैल, शुरू में करना है एंड में करना है। तो अब ये डेफिनेटली इसने डेट वाइज नहीं हमसे पूछा, मंथ ऑफ अप्रैल है और मंथ ऑफ फरवरी है, विच कैन बी अ डिफरेंट डेट। बस मेरा ख्याल है कि अब अगर आप कॉस्ट अकाउंटिंग से यहाँ तक माशाल्लाह सब आए हैं, कहाँ इतना टाइम होता है। अब यहाँ तो मैं कह दूंगा कर देना चाहिए, लेकिन वहाँ जो आप कर सकें बस बिस्मिल्लाह रहमान रहीम अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, याद रह जाए तो जरूर करें। लेकिन मेरा ख्याल है उस वक्त आपको जो समझ आ रहा होगा आपको ख्याल यही होगा कि ये सही है, वरना आप करते ही ना। हाँ अगर महसूस हो तो फटाफट लिख दें, फिर जो भी लिखना है। नहीं नहीं मेरी तरफ देखें, बाकी ये तो कॉस्ट अकाउंटिंग का पेपर देने के बाद अब मेरा ख्याल है इस तरह की बहस वहां कहाँ याद रहता है। ओके अगर याद रह जाए तो, अगर याद रह जाए, मैं अपने जमाना ज़हन में ला रहा हूँ, वहां तो उस वक्त यही होश नहीं होती कि अब कर क्या रहा हूँ मैं। तो जो जो याद आ जाए ओके, नोट छोटा सा नोट लिखें, लेकिन विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, इंशाल्लाह ठीक हो। अगर अल्लाह करे एग्जाम में ना पता चले कि मैं क्या गलत कर रहा हूँ, वो सबसे बड़ी ब्लेसिंग होती है। एक मिनट सोचा था, अगर आप एग्जाम में करते जा रहे हैं पेन ना रुके, मेरे ख्याल वो सबसे बेस्ट होता है, क्योंकि उस वक्त नहीं अगर महसूस हो जाए ये मेरा गलत हो गया, वो सबसे डेवेस्टेटिंग होता है जब इंसान अपना काटता है। तो ठीक है डेफिनेटली अब ये सेंटेंस पढ़ के डिफरेंट अजम्पशंस हो सकते हैं, इसमें इंग्लिश का ही शायद इशू है, इसमें कोई काउंटिंग का प्रॉब्लम है नहीं। लेकिन अगर आप महसूस करें कहीं कि मैं कोई ऐसी चीज अज्यूम कर रहा हूँ डिफरेंट हो सकती है, तो यकीनन नोट दे देना चाहिए, ठीक है। ये बेटा एंड ऑफ टेस्ट रन लिखा हुआ, आफ्टर द टेस्ट रन भी हो सकता है। जी क्लियर प्लीज, चलें जब क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होंगे दोबारा पढ़ लेते हैं एक दफा, ये ठीक है ऑनलाइन स्टूडेंट्स। ये पॉइंट नंबर 5, क्रेडिटर्स आर पेड 1 मंथ आफ्टर परचेज का सिंपल मीनिंग बता दें। अगर जनवरी की परचेज है, बल्कि जनवरी की कौन सी परचेज, क्रेडिटर्स का लिंक किससे होता है? क्रेडिट परचेज से। अगर कैश परचेज है वो तो फिर जिस डेट की परचेज है उस डेट पे पेमेंट हो रही होगी। तो अगर कोई क्रेडिट परचेज है और पॉलिसी 1 मंथ आफ्टर परचेज है, तो जनवरी के पैसे फरवरी में, फरवरी के मार्च में, एंड सो ऑन। वैसे अगर हमें ना पता हो किसी क्वेश्चन में कि जो सेल हमें बताई जा रही है वो कैश सेल है या क्रेडिट सेल है, तो बाय डिफॉल्ट सेल भी क्रेडिट पे है और परचेजेस भी बाय डिफॉल्ट क्रेडिट पे है, अनलेस हमें ब्रेकअप पता चल जाए। ना पता चले तो बाय डिफॉल्ट भी अज्यूम, याद नहीं पता क्रेडिट सेल ही होगी और परचेज भी सारी क्रेडिट पे ही होगी। नंबर 6, एडमिन एंड सेलिंग एक्सपेंसेस आर एस्टिमेटेड एट
16 and 24% of sales respectively, and are paid in the month in which they are incurred. जिस महीने का खर्चा उसी महीने में पे भी हो रहा है, इस मीन्स अगर मार्च का एक्सपेंस है तो उसकी पेमेंट भी मार्च में आएगी, एंड सो ऑन। वैसे क्या एक्सपेंसेस भी प्रीपेड या पेबल हो सकते हैं? एक कैश बजट बन रहा है, हमने रिसीट्स एंड पेमेंट्स के एंगल से सोचना है या सोच के बताएं इनकम एक्सपेंसेस के एंगल सोचना? रिसीट्स और पेमेंट्स के एंगल से सोचना। तो अगर एक्सपेंस हो लेकिन उसने नेक्स्ट मंथ पे होना है तो हम पेमेंट पे नेक्स्ट मंथ के एंगल से लिख रहे होंगे। तो सारा कैश बेसिस पे गेम चल रही है। फाइनली ZL हैज अ कैश एंड बैंक बैलेंस ऑफ 100 million एज एट 29th February 2012। अपना दोबारा रिक्वायरमेंट के वाले पीरियड को देखा जरा। हमने स्टार्ट लेना है मार्च से, तो मार्च के स्टार्ट पे शायद हमें कैश एंड बैंक को ओपनिंग बैलेंस मिल गया 29 फरवरी का क्लोजिंग। 1 मार्च पे हमारे लिए ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश एंड बैंक हो जाएगा। ठीक है प्लीज? हाँ जी, शुरू करें वर्किंग। क्वेश्चंस काफी लेंथी होते जाएंगे, तो इनको हैंडल करने के लिए भी और इनकी वर्किंग करने के लिए एक प्रोसीजर मैं आपसे डिस्कस करूंगा। तो बहुत सी वर्किंग्स इन्वॉल्व हैं, तो इनिशियली एक दो क्वेश्चन तो मैं समझ के करें। कुछ वर्किंग्स आपके सामने करूंगा, उनका कोई हार्ड एंड फास्ट रूल भी नहीं है कि वर्किंग का पैटर्न हिस्सा होना चाहिए, लेकिन 2-3 क्वेश्चन जरा मैं साथ कर लें, फिर इंशाल्लाह कुछ ना कुछ यूज हो जाएंगे आप। एक नया पेज होना चाहिए एटली। क्वेश्चन नंबर 3, बिजनेस नेम जिंक लिमिटेड, month wise cash budget for the quarter ended, for the quarter ending 31st May 2012। जी, रुपीज इन थाउजेंड्स में डाटा दिया हूँ। ये कॉलम्स बेटा बन जाएंगे, लेफ्ट साइड पे स्पेस रखना जरा। ओपनिंग बैलेंस, रिसीट्स, पेमेंट्स, क्लोजिंग बैलेंस, लेफ्ट साइड पे थोड़ी स्पेस रखना और 3 कॉलम बना रहा। किस किस महीने का? मार्च, अप्रैल एंड मई। कैश बजट बनाते हुए आपने प्रिंसिपली स्पीकिंग कैश एंड बैंक के लेजर को, बल्कि एक और वर्ड अगर ज़हन में आ जाए, रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट का भी वर्ड सुना, कैश एंड बैंक। रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट को अपने स्टेटमेंट फॉर्म में लिखना है, और रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट से फिर बैंक का कभी कभी क्रेडिट बैलेंस भी हो सकता है, बैंक ओवरड्राफ्ट, तो नेगेटिव फिगर्स भी हो सकती हैं अगर बैंक ओवरड्राफ्ट हो तो कैश एंड बैंक बैलेंस को हमने स्टेटमेंट फॉर्म में प्रेजेंट करना है। ओपनिंग बैलेंस प्लस रिसीट्स माइनस क्लोजिंग बैलेंस माइनस पेमेंट सॉरी इज इक्वल टू क्लोजिंग बैलेंस। दोनों जी स्टार्टिंग पॉइंट सबसे आखिर में मिला था। ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश एंड बैंक 100 मिलियन है। अब थाउजेंड्स में आप वर्किंग करवा रहे हैं, जहां जहां तो डाटा थाउजेंड्स में है वहां ठीक है, लेकिन जहां फिर आप मिलियंस में या रुपीस वगैरह में कहीं नजर आया तो वो फिर थाउजेंड्स में आप खुद से कन्वर्ट करें। क्या लिखूं जी ओपनिंग बैलेंस? मिलियंस में लिखना तो बता दें फिर। अगर थाउजेंड्स में लिखवा रहे हैं तो 100 मिलियन मीन्स 1 लाख। ये ठीक है जी। देन नेक्स्ट हेडिंग लिखें रिसीट्स। थोड़ा सा क्वेश्चन दोबारा देखें, कहाँ कहाँ से रिसीट्स हो रही हैं जरा ढूंढें।
ये एक तो कैश सेल्स होंगी और क्रेडिट सेल्स की रिसीट होगी, और क्रेडिट सेल वही डेटर्स, क्रेडिट सेल के डेटर्स की रिसीट वही होगा ना, डेटर्स की रिसीट। लेकिन फिर जब पैसे मिलने तो उस पर टैक्स डिडक्ट होना है, वो भी मैं बात करता हूँ। इसके अलावा कोई रिसीट्स हो सकती हैं, मसलन कोई शेयर इशू है, नहीं हो सकती है वैसे, कोई बैंक से लोन लिया है, कोई एसेट बेचा, डिस्पोजल हुई है, तो ये सारी रिसीट्स ढूंढनी है हमने, लोन की रिसीट, शेयर इशू की रिसीट, डिस्पोजल की रिसीट, जहां जहां से पैसे रिसीव हुए। लेकिन अगर क्वेश्चन देखा जाए तो इसमें दो ही सोर्सेस लग रहे हैं, कैश सेल्स होंगी और क्रेडिट सेल की रिसीट्स होंगी। तो आज जरा हेडिंग बना लें इसके बाद, रिसीट्स फ्रॉम कस्टमर्स, और इस रिसीट्स फ्रॉम कस्टमर की फिगर को कैलकुलेट करने के लिए वर्किंग वन में आ जाएगा। ये तकरीबन हाफ से जरा ज्यादा पेज चाहिए होगा आपको नीचे भी, पेमेंट्स में ज्यादा, बल्कि पेमेंट्स भी देखें जरा, पेमेंट्स कितनी है, कौन कौन से पेमेंट्स आएंगे। पेमेंट टू क्रेडिटर्स भी आएगी, और एक मशीनरी की पेमेंट भी आनी है, फिर एडमिन सेलिंग एक्सपेंसेस की भी है। तो पेमेंट्स में 4-5 है हेडिंग्स, फिर क्लोजिंग बैलेंस है, तो आपसे थोड़ा ज्यादा रखना होगा। वर्किंग वन पे आ रहे हैं। रिसीट फ्रॉम कस्टमर्स की इस हेडिंग में अब आप एक दफा दोबारा जरा पॉइंट नंबर 1, 2 और 3 रेलिवेंट होंगे, एक नजर पढ़ लें जरा सारे। पॉइंट नंबर 1, 2 और 3 की जो इंफॉर्मेशन है उसकी इस वक्त क्वेश्चन में रेलिवेंस होगी, एक नजर पढ़ लीजिएगा प्लीज सारे, ये अप्लाई करवाना फिर आप लोगों को। करें जी, तो मैं आपके सामने एक फॉर्मेट बनाऊंगा इस वर्किंग का, जो डेफिनेटली कोई हर सवाल में कंपलसरी तो नहीं है, लेकिन शायद इस तरह से फिगर्स जरा ढूंढना इजी हो जाता है। मीन्स टू से वर्किंग का कोई बहुत हार्ड एंड फास्ट फॉर्मेट नहीं है। इंशाल्लाह 1-2 क्वेश्चंस आप करेंगे तो आपको फिर खुद से भी आइडिया होता रहेगा कि कैसे वर्किंग करनी है। तो पहले अगर रुक के आराम से देख लें, हमसे रेलिवेंट मंथ्स हैं मार्च, अप्रैल एंड मई। थोड़ा सा अगर डाटा कुछ इनिशियली मुझे लिखवा दें, इन रिस्पेक्टिव मंथ्स की जरा मुझे सेल बता दें। मार्च की सेल 55,000, 60,000 एंड 65,000। कैलकुलेटर्स पकड़े। अकॉर्डिंग टू पॉइंट नंबर 1, 20% तो कैश सेल है, ऐसे ही। तो क्या मार्च की कैश सेल के पैसे मार्च में मिलेंगे? तो 20% कैश सेल्स कैसे कैलकुलेट करूं मार्च में? 55,000 का 20%, 11,000, 12,000 एंड 13,000। कैश सेल्स की सिंपली एंट्री कैश डेबिट, सेल क्रेडिट, जिस महीने की सेल है उसी महीने में इसकी रिसीट भी होगी। तो क्या ये 11,000, 12,000, 13,000 मार्च, अप्रैल, मई की कैश सेल की रिसीट है सर? देन बेटा जस्ट फॉर अ सेक ऑफ वर्किंग 80% क्रेडिट सेल है, बाद में फिर इन्हें इकट्ठा भी करते हैं अभी। तो बैलेंसिंग फिगर अगर निकला है तो 44,000, 48,000 एंड 52,000। तो मैंने जस्ट एक सेग्रीगेशन कर दी है सेल्स का, 20% और 80% कैश और क्रेडिट सेल। लिख लीजिएगा यार एक मिनट पहले, समझ तो। अब जरा गौर से देखें जी, मार्च की क्रेडिट सेल और पॉइंट नंबर 2 देखें। डेटर्स का जो कॉन्सेप्ट है ये क्रेडिट सेल से रिलेटेड है। बाकी डेफिनेटली पॉइंट 1 में फिर एक प्रॉफिट मार्जिन भी दिया हुआ है, एक स्टॉक की पॉलिसी भी दी हुई है जो शायद इस वक्त रेलेवेंट नहीं है,
और फिर शायद जिस तरह हमने कल स्टॉक वगैरह की और कॉस्ट ऑफ सेल्स की वर्किंग की थी वहां उसकी रिलेवेंस आएगी। तो वो कहता है 60% ऑफ द डेटर्स 60% of the debtors are collected in the first month following sale। ऐसे ही। तो अब ये जो मार्च की क्रेडिट सेल है वो 44,000 है। सही देख रहा हूँ? अब टोटल सेल देखूं या सिर्फ क्रेडिट सेल देखूं डेटर्स के लिए? ये जो 44,000 है इसकी एंट्री बनेगी डेटर्स डेबिट और सेल क्रेडिट, बाकी तो कैश डेबिट हो गया हुआ। तो जो क्रेडिट सेल है मार्च की उसका 60% मिलेगा हमें अप्रैल में और 40% मिलेगा मई में। तो जब मैं रिसीट्स के एंगल से अगर लिख रहा हूँ इन मंथ्स को तो 44,000 का 60% अप्रैल की रिसीट और 44,000 का 40% मई की रिसीट। सिमिलरली अप्रैल की जो क्रेडिट सेल है 48,000 उसका 60% मई में और जो 40% है वो हमसे रेलिवेंट नहीं बनेगा। और जो मई की क्रेडिट सेल है उसके पैसे हमारे पीरियड में रेलिवेंट ही नहीं। लेकिन शायद थोड़ा सा भी हमें पीछे भी जाना चाहिए, क्या मार्च में भी कुछ रिसीट होगी? अब जरा डाटा दोबारा क्वेश्चन का देखा, हमें कुछ पिछली सेल्स भी देनी है। तो जो जनवरी की क्रेडिट सेल है, जनवरी की क्रेडिट सेल जो है उसका 60% फरवरी में रिसीव हुआ होगा और 40% हमारे फिर मार्च में रिसीव होगा। और इसी तरह जो फरवरी की क्रेडिट सेल का 60% है वो हमारे मार्च में रिसीव होगा और जो 40% है तो इट मीन शायद हमें कुछ पिछले महीनों से वर्किंग करके अपने मार्च अप्रैल की रिसीट्स फाइनल करनी पड़ेंगी। कुछ बात मेरी समझ आई है? मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूं जरा। मींस फ्रॉम जनवरी कुछ पैसे रिसीव होंगे इस महीने में फ्रॉम जनवरी क्रेडिट सेल। इसलिए मैंने कहा जरा मैं एक्सप्लेन कर दूं, उसके बाद फिर आराम से आप लिखेगा। अगर आप कोई ऑल्टरनेटिवली तरीके से लिखना चाहें तो आराम से लिखते रहिएगा। पहले एक नई चीज है, अंडरस्टैंडिंग अगर डेवलप हो जाए तो ज्यादा अच्छा। तो अब जनवरी की सेल बताएंगे 85,000, लेकिन उसे मल्टीप्लाइड बाय 80% क्यों कर रहा हूँ? ताकि जनवरी की पहले क्रेडिट सेल आ जाए और देन फिर जनवरी की क्रेडिट सेल का जो 60% है वो हमसे रिलेवेंट नहीं है, वो फरवरी में होगा। तो मैंने स्टेट में मल्टीप्लाइड बाय 40% करके किस सेल में से किस महीने की फिगर निकाल ली? जनवरी की क्रेडिट सेल में से मार्च की रिसीट फाइंड आउट कर। ठीक है प्लीज? तो व्हाट इज 85,000? टोटल सेल ऑफ जनवरी मल्टीप्लाइड बाय 80% क्रेडिट सेल ऑफ जनवरी, उसका 60% तो फरवरी से रिलेटेड रिसीट है, लेकिन हमने मार्च में 40% के रिसीव होंगे अकॉर्डिंग टू दिस पॉलिसी। तो यहां तक आपका आंसर आ जाएगा 27,200। ठीक हो गया? ये टैक्स बड़ा बाद में फिर एक दफा डिडक्ट कर लेंगे ना, क्योंकि 80% फिर कस्टमर भी हैं, वो बार बार हर एक में से वर्किंग करने की बजाय पहले हम टोटल अमाउंट निकाल लेते हैं जो हमें रिसीट होनी थी, उसको फिर एक दफा नेट ऑफ कर लेंगे कि फाइनली नेट रिसीट कितनी हुई। तो साथ साथ भी ओबीसी किया जा सकता है, लेकिन शायद वो बार बार फिर 80% और 3.5% करना पड़ेगा हमें। तो मैं एक ही दफा पहले टोटल रिसीट निकाल लूँ कि जो हमें कस्टमर से पैसे मिलने थे, और ऑब्वियसली पॉइंट नंबर 3 की बेस पे हम अपनी नेट कैश रिसीट फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, अभी मैं वो पॉइंट नंबर 3 अप्लाई नहीं कर रहा, वो जब सारी फिगर्स आ जाएंगी तो टोटल रिसीट्स पे अप्लाई कर लेते हैं। ठीक हो गया? क्लियर जी? फ्रॉम फरवरी जरा वर्किंग करवाएंगे। फ्रॉम फरवरी क्रेडिट सेल 95,000 मल्टीप्लाई बाई 80%, और इसमें शायद फिर दो वर्किंग्स अब होंगी। इसमें मल्टीप्लाई बाई 80% करके क्रेडिट सेल और 60% भी रेलिवेंट होगा मार्च के महीने में, और इसका फिर 40% भी रेलिवेंट होगा अप्रैल के महीने में। फरवरी की क्रेडिट सेल के एंगल से फॉलोइंग मंथ हो जाएगा मार्च, और सेकेंड मंथ सब्सिक्वेंट टू द सेल हो जाएगा अप्रैल। सॉल्व करवाएंगे तो 60% बने 45,600 और 30,400, फिर अप्रैल के महीने में लिख रहा हूँ। अब मैंने जनवरी और फरवरी से वर्किंग कर दी है, बाकी फिर मार्च और अप्रैल की फिगर्स ऊपर ये कैलकुलेट हुई नहीं यहाँ, इनको जरा देखे खुद से नीचे फिर ब्रेकअप बनाएंगे जरा, ये करें कंप्लीट टेबल में।
जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स आपको फिगर समझ आ गई? जी मार्च की क्रेडिट सेल का ब्रेकअप क्या बना? 26,400 एंड 17,600 रिस्पेक्टिवली इन अप्रैल एंड मई, और अप्रैल के 48,000 का बस 60% ही हमसे रेलेवेंट है। 28,800 in the month of May. मई के एंड पे कौन कौन से महीने का कितना कितना रिसीवेबल रह गया होगा? मई के एंड पे कितना कितना किस किस महीने का रिसीवेबल रह गया होगा? अप्रैल का 40% और मई का 100%, क्योंकि मई के पैसे तो वैसे ही जून और फिर जुलाई में रिसीव होने। जी फाइनली एनी कंफ्यूजन जी? ठीक है, लिखनी फिगर्स ये ऑनलाइन स्टूडेंट्स आपने देन सर अब इन्हें रिसीव्स को जरा इकट्ठा करना है मंथ वाइज, क्योंकि वर्किंग कर रहे हैं, तो जरा मार्च में जरा सोचें
कौन कौन से फिगर्स को ऐड करके आप मार्च की टोटल रिसीट फ्रॉम कस्टमर्स, हाँ जी ऊपर एक कैश सेल भी है, एक कैश सेल की रिसीट अलग कर ली थी हमने ऊपर, और उसके बाद फिर ये नीचे 27,200 एक है और 45,600 है, तो जरा देख लें जरा 11,000 आएगा कैश रिसीट्स में, और सिमिलरली 12,000 और नीचे फिर क्रेडिट सेल की रिसीट्स एंड सो ऑन। तो टोटल रिसीट्स ऑफ रिस्पेक्टिव मंथ, ये 8,800, सेकेंड वन 68,800, $68,800 and 59,400. So this is total receipt of March, April and May, ignoring the effect of tax reduction फिलहाल। ये इकट्ठे हो जाएंगे प्लीज यहाँ पे, टोटल ठीक है। ये पढ़े जी पॉइंट नंबर 3, 100% कस्टमर्स या 80% कस्टमर्स। अब ये कैसे करूं वर्किंग, अब अगर हमारा टैक्स डिडक्ट होना है तो फिर बैलेंसिंग फिगर कैश आएगा या टोटल कैश आएगा। मसलन ये अमाउंट अब बनी है मार्च में 83,800, तो टैक्स डिडक्ट हो जाएगा अगर, तो फिर बैलेंसिंग फिगर हमारे पास आएगी या टोटल आ जाएगी। ये सर में एक एंट्री बन रही है, अगर थोड़ी सी कोशिश कर लें हम। वैसे कैश फ्रॉम कस्टमर्स की क्या एंट्री होती है, कैश डेबिट डेटर्स क्रेडिट, लेकिन अगर टैक्स डिडक्ट हो जाएगा तो फिर ज्यादा पैसे आएंगे या कम आएंगे, तो फिर नेट ऑफ टैक्स कैश डेबिट हो रहा हो। अब उसका रेट उसने दिया हुआ 3.5%, तो कैलकुलेट करें जरा कैसे होना चाहिए। 83,800 मल्टीप्लाइड बाय 100% कस्टमर्स नहीं टैक्स काट रहे, तो मल्टीप्लाइड बाय 80% करेंगे तो 80% अमाउंट आएगी, और उसका फिर शायद 3.5% टैक्स डिडक्ट होना। नहीं फिगर तो आ जाएगी, बात समझ आएगी। वाई 80%, क्योंकि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 80% कस्टमर्स टैक्स काट रहे हैं, 100% कस्टमर्स टैक्स डिडक्ट नहीं कर रहे, तो टैक्स डिडक्शन की फिगर लिख लें। टैक्स डिडक्शन मार्च की लिखवाएं, बाकी फिर आप कीजिएगा मार्च की कैसे वर्किंग है। 83,800 मल्टीप्लाइड बाय, अब ये कौन सा 80% है जी, 80% कस्टमर्स वाला है, ये कोई कैश सेल और क्रेडिट सेल वाला नहीं है, और फिर मल्टीप्लाइड बाय 3.5%, तो मार्च के महीने में से फिर डिडक्शन होगी 2346, और इसको फिर हम अपनी टोटल रिसीट में से डिडक्ट करके नेट रिसीट्स कैलकुलेट कर लेंगे। एनी क्वेश्चन प्लीज। ये भी हो सकता था लिखा होता कि सिर्फ क्रेडिट कस्टमर्स टैक्स काट रहे हैं, सारे काटते हैं, मतलब असूलन तो सबको काटना चाहिए था, लेकिन 80% लिखा हुआ, तो 80% कस्टमर्स मींस कैश सेल वाले भी कस्टमर्स होते हैं, अनलेस 80% क्रेडिट कस्टमर्स। ठीक है, टैक्स वाले असूलन कहते हैं कि टैक्स काट के पेमेंट्स की जाएं, और ये जो टैक्स कटेगा, सबने पढ़ा होना टैक्स, आइडिया है ना सबको, ये जो टैक्स है किसका कट रहा है, नहीं वैसे सोचे कौन काट रहा है, किसका काट रहा है, कस्टमर हमारा काट रहा है, जिंक लिमिटेड का काट रहा है, तो ये हमारे लिए फिर एक एडवांस टैक्स होगा, ये हमारा एक एडवांस टैक्स है, जो फिर टैक्स लायबिलिटी जब एंड में फाइनल होती है उसमें से फिर वो एडजस्टमेंट हो जाती है, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स जो होता है, और फिर नेट टैक्स पेबल बन जाता है। तो ये वो है जो टैक्स हमारा कट रहा है, जो फिलहाल तो हमें नहीं मिलेगा, लेकिन हमारे बिहाफ पे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट वालों के पास चला जाएगा, जिसका हमें एंड में
ये बेनिफिट मिलेगा कि हमारी टैक्स लायबिलिटी में से एडजस्टमेंट हो जाती है। जिससे शायद आपने सुना हो कि अगर बिलों में से कट जाए, बिलों में टैक्स दिया हो, विद होल्डिंग टैक्स शायद वर्ड सुना हो, तो विद होल्डिंग टैक्स ही हो रहा है। टैक्स 80% बेटा इसलिए लिए क्योंकि क्वेश्चन में लिखा जी। सॉरी, तो मैं बेटा जितना बता रहा हूँ इतनी जरूरत है। गवर्नमेंट कहती है लोगों को पैसे देने से पहले देते हुए टैक्स काट के दें। जी जी, सेलर नहीं काटता सर, हम एंट्रीज लिख रहे हैं सर, छोड़ दें सर, सबको छोड़ दें, कुछ सर एंट्रीज सुने। सेलर बेटा कैसे काट सकता है यार? सेलर तो वो पैसे मिलते हैं या वो पैसे देता है? तो भाईजान ये तो बता दो यार, सेलर क्या देता है और क्या लेता है? चीजें भी देता है और पैसे भी देता है, कहानी मुका दिया। सेलर होता कौन है? जो सेलर होता है। और बायर कौन होता है? जो बायर होता है। सेलर बेचने वाला है और बाय परचेज करने वाला है। एक क्रेडिट सेल की एंट्री बताएं। डेटर या ट्रेड रिसीवेबल्स डेबिट, सेल्स क्रेडिट। और बायर की एंट्री ट्रेड पेएबल्स। अब ट्रेड पेएबल्स या क्रेडिटर्स एज यू लाइक। लेट्स से 1 लाख की क्रेडिट सेल है, परचेज बताएं कितने से रिकॉर्ड करो? बायर परचेज कितने से रिकॉर्ड करेगा? परचेज तो कॉस्ट पर रिकॉर्ड होती है। सेलर की सेल प्राइस, बायर की परचेज प्राइस। आप अगर मोबाइल एक 50,000 का खरीद रहे हैं, वो 50,000 किसके लिए क्या है और किसके लिए क्या है? सेलर की सेल प्राइस है, वो उस पर सेल रिकॉर्ड करेगा, आप उसी की परचेज रिकॉर्ड करेंगे। तो पहले यहां तक ठीक है। अब पैसे देने किसने किसको है? बायर ने सेलर को देने हैं, बायर ने सेलर को देने हैं। तो लॉ की रिक्वायरमेंट ये है कि जब पेमेंट करने वाला पैसे देते हुए टैक्स डिडक्ट करके पेमेंट करे, तो कौन किसको पैसे देते हुए क्या करेगा? तो बायर की एंट्री बनाते हैं। लेट्स अज्यूम वही 3.5% रेट है। आपके दिन में एक सेल्स टैक्स आ रहा है मेरा ख्याल है, वो मैं उसकी बात भी कर देता हूँ। ये बायर अगर पेमेंट करे तो एंट्री क्या होती है? क्रेडिट और डेबिट, कैश क्रेडिट। अगर तो टैक्स डिडक्ट नहीं होना, तो 1 लाख अगर उसने देना और सारा दे रहा है तो 1 लाख से ही एंट्री हो जाएगी। लेकिन अगर वो टैक्स डिडक्ट करके पैसे दे रहा है तो कैलकुलेटर पकड़ा, 1 लाख नहीं, अब टैक्स निकालने में बैलेंसिंग फिगर भी आ जाए। 1 लाख मल्टीप्लाइड बाय 3.5% ही चले रेट में। अब ये 3500 हो जाएगा। तो 3500 अब जो बायर है वो सेलर को पे नहीं करेगा, वो पेमेंट करेगा नेट। नेट का मतलब 96,500 वो कैश बायर अब सेलर को देगा, और जो बैलेंसिंग फिगर है ये अब बायर की लायबिलिटी है कि वो ये पैसे सेलर के बिहाफ पे गवर्नमेंट को दे। और नॉर्मली ये उसी दिन नहीं दिए जाते, इसका भी फिर टाइम पीरियड है, ये कुछ दिन बाद 7 दिन या 21 दिन शायद को टाइम पीरियड होता है इसका। तो ये इनकम टैक्स पेएबल की एक लायबिलिटी बनेगी बायर की। ये किसका टैक्स है जो कौन किसके बिहाफ पे दे रहा है? ये सेलर का टैक्स है जो बायर सेलर के बिहाफ पे गवर्नमेंट को दे रहा है। लायबिलिटी क्रेडिटर की तरफ उसकी कितनी कम होगी? क्रेडिटर की तरफ उसकी लायबिलिटी सारी खत्म, और जब बाकी पैसे नहीं दिए उसने क्रेडिटर को, वो उसने बायर ने क्रेडिटर के बिहाफ पे गवर्नमेंट को देने हैं। तो जब तक वो नहीं देगा उसकी इनकम टैक्स पेएबल के नाम से एक लायबिलिटी होगी। अब इसको जेन में रखते जरा सेलर की तरफ आएगा। सेलर अब क्या करेगा इस एंट्री के अगेंस्ट? उसे कैश कितना मिलेगा? उसे कैश बाय से 96,500 मिल रहा होगा, और ये पैसे लेके उसका कितना रिसीवेबल बायर से खत्म हो जाएगा, और बाकी जो 3500 है ये अब सेलर के लिए एडवांस टैक्स है या प्रीपेड टैक्स है। अब ये टैक्स जो है सेलर का, पे उसके बिहाफ पे बायर ने करना है, और बाद में एडवांस टैक्स इसलिए क्योंकि ये एडवांस टैक्स परमिशन है, इसे सेलर को परमिशन होती है कि जो एडवांस टैक्स विद होल्डिंग के टैक्स के तौर पे जमा हो जाएगा,
ये वो अपनी टैक्स लायबिलिटी में से फाइनली नेट ऑफ कर सकता है। तो अब इस वक्त हमने जो वर्किंग की है, हमने सेलर की रिसीट निकाली है, ऐसे की हमने वर्किंग वन। तो उसमें जो टोटल पैसे थे वो 100% थे, जो पर हमने टोटल रिसीट निकाली थी। उसमें से बाद में मैंने क्या किया, टैक्स डिडक्शन की अमाउंट कैलकुलेट की, और जो फिर अब नेट रिमेनिंग अमाउंट है वो उससे कैश डेबिट होना। तो जो कैश इस केस में आ रहा है वो 100% नहीं आएगा, वो फिर 96.5% रिसीव हो रहा होगा, और बाकी जो है अब वो कैश फॉर्म में एसेट नहीं है, वो एडवांस टैक्स के नाम से एक अलग फिर लेजर में फिगर जाएगी। और अगर हम रसीट एंड पेमेंट अकाउंट बना रहे हैं तो उसमें फिर कैश जो है वो 96.5% से रिकॉर्ड हो। तो एडवांस टैक्स है ये सेलर का, और बायर ने काटा है, और सेलर के बिहाफ पे ये गवर्नमेंट को देना है। ठीक है, कुछ क्लियर हो गया? बाकी वो सेल्स टैक्स एक अलग चीज है। सेल्स टैक्स, इनपुट टैक्स, आउटपुट टैक्स, वो जो सेल कर रहा होता है उसने अगर 100 रुपीज की सेल करनी है तो मेरा ख्याल है रेट अब कितना हो गया, 18%। तो उसने फिर सेल करते हुए कुछ सेल्स टैक्स की अमाउंट भी कलेक्ट करनी है, वो सेल्स टैक्स उसने कलेक्ट करके सेलर ने गवर्नमेंट को देना है, और अगर उसका अपना भी कटा हो तो फिर वो नेट करके देना। तो वो सेल्स टैक्स जो है वो सेलर कलेक्ट करता है, और ये जो इनकम टैक्स है ये लायबिलिटी है पेमेंट करने वाले की, कि वो जब पेमेंट कर रहा हो तो टैक्स डिडक्ट करके पेमेंट करे। लेकिन ये भी सबकी लायबिलिटी नहीं है, पता नहीं आपने, मुझे सही आइडिया नहीं कि आपने किस डिटेल में पढ़ा होगा, लेकिन कुछ ना कुछ भी होल्डिंग टैक्स और इस तरह के वर्ड होपफुली सुने तो होंगे आप। अभी क्लियर है प्लीज बात में? अब देख लें अगर कहीं एंट्रीज है, वैसे पिछले पेज पे लिखी हुई थी शायद आपसे, जो ये क्वेश्चन से पिछला पेज था, पेज नंबर 3 था शायद, तो उसके दरमियान में लिखी हुई एंट्रीज, वहीं से जरा बॉक्स बना ले, जरा कोई हाईलाइट कर ले, इसी से पिछला पेज था, पेज नंबर 3 मिल रही है? टैक्स डिडक्शन एट सोर्स, सेलर बायर, मेरे सेम फिगर नहीं है। जी ठीक है जी, प्लीज आप क्लियर है? एनी अदर कन्फ्यूजन? जी शमीर साहब, 80% तो सर क्वेश्चन में कहा गया था कि 80% कस्टमर्स ने टैक्स काटना है, तो 80% कस्टमर्स ने टैक्स काटना है, इसलिए मैंने 80% से मल्टीप्लाई करके 80% कस्टमर्स की अमाउंट फाइंड आउट की है। ठीक है, चलिए जी वाइंड अप करें, बाकी फिगर्स फाइनल करें। अभी शायद फर्स्ट ईयर ही कर रहे थे। जी बेटा, मुझे आइडिया है, बिजनेस इनकम में आप लोगों ने पढ़ा हुआ, बस मेरे सामने ही जब मैं FA1 में इनसे कुछ पूछता हूँ तो इन्हें PRC एग्जाम होता है, और जब भी मैं कोई भी पिछली बात पूछता हूँ एग्जाम्पशन है सारी, तो इन्होंने, अल्लाह का शुक्र है, मुझे भी आइडिया है कि टैक्स के सिलेबस में क्या क्या है, तो वैसे ही मैं जरा एहतियातन कर रहा था, शायद मुझे आइडिया है कि इन्होंने सब कुछ पढ़ा हुआ है। जी सर जी, फिगर्स कंप्लीट करें जी। नेट रिसीट ऑफ मार्च 81,454, 1926 बन जाएगी। अब अप्रैल की टैक्स डिडक्शन, अब मैं वर्किंग नहीं लिख रहा, अगर आपने लिखनी है तो लिखना, 68,800, या एक लिख लें जरा और, 68,800 मल्टीप्लाइड बाय 80% into 3.66874 1663 57737। ये हो गई वर्किंग। एक छोटी सी रिक्वेस्ट सर आपसे और है, ये डायरेक्टली भी जो ऊपर रिसीट्स थी, नीचे वाली फिगर नेट रिसीट्स आ सकती हैं, ये करें जरा सॉल्व। बस धोखा खा गए इसका मतलब, तो कर लें, करें ना, मैं मुझे तो कहता रहा, ये जरा परेशान होने देना ही ना थोड़ी देर। ये सीधा परसेंटेज अगर हमारे पास थी तो सीधी ही नेट रिसीट्स नहीं निकाल सकते थे? हो तो सकता है, लेकिन सोचना पड़ेगा।
100% कस्टमर्स ने टैक्स नहीं काटा है, 20% रिसीट एज इट इज आनी है और 80% रिसीट्स 96.5% होनी है। तो शायद आपको इस तरह करना पड़ेगा, 83,800 लिखें इनटू 20% कर दें, इन कस्टमर्स ने टैक्स नहीं काटना, एज इट इज पैसे देने हैं। आप प्लस करें, ये समझ आया 20%, ये कौन से कस्टमर है, प्लस करें, दोबारा लिखें 83,800, अब क्या करें, मल्टीप्लाइड बाय 80% करें, अब मल्टीप्लाइड बाय 96.5% करें और बिस्मिल्लाह करें, इज इक्वल टू दबाएं और आगे फिगर अल्हम्दुलिल्लाह के अलावा कुछ ना कहें। वर्किंग लिखवाएं, क्या किया, 83,800 इंटू 20%, वो कस्टमर्स जिन्होंने टैक्स नहीं काटना, और प्लस 83,800 इंटू वो कस्टमर जिन्होंने टैक्स काटना है, और मल्टीप्लाइड बाय वो अमाउंट जो हमें अल्टीमेटली टैक्स डिडक्ट होके मिलनी है। ये लिखने को एक वर्किंग चला, अगर स्ट्रेट अवे निकालना चाहें तो जहन चलाने की कोशिश करें, कैलकुलेशंस पे ग्रिप होनी चाहिए, ऑल्टरनेटिवली भी सोचा करें। चले अभी ये फिगर वर्किंग 1 से को फिगर देखें, जानिए कैश बजट में जानिए सर फिगर्स जी। मार्च में फिगर आएगी फाइनली 81,454, अप्रैल में 66,874 एंड 5,7737। रिसीट्स बेटा पॉजिटिव होंगी और जब हम पेमेंट्स लिख रहे होंगे तो नेगेटिव होंगी, ओपनिंग प्लस रिसीट्स माइनस पेमेंट्स। ठीक है जी, समझ आ गई पहली फिगर। एक दो लाइन छोड़ दो जरा, साफ सुथरी जरा वर्किंग करना, नेक्स्ट हेडिंग लिखने एक लाइन छोड़ दो, पेमेंट्स, और पेमेंट्स में पहली पेमेंट टू सप्लायर्स, पेमेंट टू सप्लायर्स के लिए वर्किंग नंबर 2 बनाते हैं और जरा क्वेश्चन में भी ढूंढने के कौन कौन से पॉइंट्स अब एप्लीकेबल हैं। किस चीज की पेमेंट होनी है सप्लायर्स को, हाँ जी सही वर्ड सही वर्ड सही वर्ड, परचेजेस की पेमेंट होनी है सप्लायर्स को। तो अब इससे रिलेटेड आप बताएंगे कौन कौन से पॉइंट्स कंसिडर करें। पॉइंट 5.4 तो बेटा पेमेंट टू सप्लायर नहीं है, तो एक अलग मशीनरी की बहस है। जी बेटा दाऊद साहब उसमें शामिल है यार, जी आप जरा ढूंढे, मुझे एक क्वेश्चन आया मेरे सामने, मैं जरा बता दूं। दाऊद साहब ये जो हमने फिगर्स फाइंड आउट की हैं रिसीट्स की, इसमें ये कैश सेल्स शामिल है यार। ये जो आपने 83,800 कैलकुलेट किया था, इट इज सम ऑफ 11,000 प्लस 27,200 एंड प्लस 45,600, तो उसमें ऑलरेडी फिगर आ तो रही है। ठीक है प्लीज, जो आप कह रहे हैं वो कर लिया हमने शायद। जी पॉइंट नंबर 4 में तो बेटा मशीनरी की पेमेंट है ना, तो मशीनरी की पेमेंट तो हमने डेफिनेटली हम अलग ही लिख देंगे। तो मशीनरी की पेमेंट और सप्लायर्स मींस परचेजेस, परचेजेस मींस गुड्स की शायद पेमेंट्स। तो पॉइंट 5 में एक पॉलिसी दी हुई है, देन बेटा पॉइंट 1 रेलेवेंट है यार। पॉइंट 1 में सेकंड सेंटेंस है 25% ऑफ सेल्स ग्रॉस प्रॉफिट, और उसके बाद एक स्टॉक पॉलिसी दी हुई है। हमें शायद उसी तरह एक वर्किंग करनी पड़नी, परचेजेस पहले निकालनी पड़ेंगी, जिसका कल वर्किंग कर रहे थे। सेल्स है हमारे पास सर जी, सेल्स है सर, और अगर परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट दी हुई है तो हम कॉस्ट ऑफ सेल निकाल सकते हैं, और फिर स्टॉक की पॉलिसी दी हुई है, तो स्टॉक्स को जहन में रख के हम कॉस्ट ऑफ सेल से
परचेजेस पे आएंगे और फिर परचेजेस से हम इंशाल्लाह पेमेंट निकालेंगे। और परचेजेस के एंगल से जरा एक चीज ढूंढें, शायद परचेजेस में कैश परचेज का डाटा या कैश परचेज की कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। सेल्स में तो बताया हुआ था कि कैश सेल्स हैं, लेकिन अगर परचेजेस में फिर कैश सेल्स का ना पता चला तो क्या अज्यूम करेंगे कि सारी परचेज क्रेडिट पे। तो सबसे पहले सेल्स ढूंढेंगे, नेक्स्ट बताएं, कॉस्ट ऑफ सेल्स आ जाएंगी, नेक्स्ट क्या करेंगे, क्लोजिंग स्टॉक ढूंढेंगे, फिर प्लस माइनस कर लेंगे स्टॉक का लेजर। बल्कि पहली लाइन देख लें, आज तो क्वेश्चन में क्लियरली बताया हुआ कि ट्रेडिंग बिजनेस है, क्या जो बेचा जा रहा है वही खरीदा जा रहा है। तो कॉस्ट ऑफ सेल्स में क्लोजिंग स्टॉक ऐड करेंगे, ओपनिंग स्टॉक ढूंढ के माइनस करेंगे, इंशाल्लाह परचेजेस ढूंढ लेंगे। अगर हमें मार्च की परचेज मिल गई तो उसकी पेमेंट अप्रैल में लिखेंगे, और अगर हमने मार्च का भी बजट बनाना है तो इसका मतलब हमें किस महीने की परचेज भी चाहिए होगी, प्लीज किस महीने की भी चाहिए होगी, फरवरी की भी क्यों चाहिए होगी, तो उसकी पेमेंट हमारे महीने में आनी है। और शायद फिर मई की परचेज फाइंड आउट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसकी परचेज ने कहाँ जाना है, मई की परचेज की पेमेंट ने कहाँ जाना है। तो हमने किस किस मंथ की पेमेंट्स निकालनी है, मार्च अप्रैल मई। तो फरवरी की वर्किंग इसलिए करेंगे क्योंकि फरवरी की परचेज मार्च में आएगी, मार्च की अप्रैल में, अप्रैल की मई में, और मई की परचेजेस निकालने की जरूरत शायद हमें नहीं पड़ेगी। तो आ जाए वर्किंग नंबर 2 पर। पेमेंट टू सप्लायर्स। रेलिवेंट मंथ्स आर, सब ओके प्लीज। फरवरी क्यों बना रहा हूं और मई क्यों नहीं बना रहा, फरवरी क्यों बना रहा हूं मई क्यों नहीं बना रहा। लेकिन जो फरवरी की परचेज आनी है उसकी हमने पेमेंट मार्च में कर दी, मंथ फॉलोइंग द परचेज। करें स्टार्ट। इसमें भी जरा एक छोटा सा पॉइंट है, बस वो सुन लें, बाकी शायद फिर आप कंप्लीट कर लेंगे। जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स रेडी, फुल कंसंट्रेट प्लीज कीजिएगा। रिस्पेक्टिव मंथ्स की जरा सेल लिखवा दें, रिस्पेक्टिव मंथ्स की सेल लिखवा दें यार। 95,000, 55,000 एंड 60,000। पॉइंट नंबर 1 पे फोकस करना। 25% ऑफ सेल्स। व्हाट इज 100, व्हाट इज 25, व्हाट इज 125, वाई। अगर सेल ही 100 रुपए है तो सेल के अंदर प्रॉफिट होता है, सेल के अंदर प्रॉफिट होता है सर, इतनी मुश्किल सवाल करी जा रहे हैं हम। सेल के अंदर प्रॉफिट होता है यार। तो फिर कॉस्ट ऑफ सेल एक बैलेंसिंग फिगर के तौर पे 75% बन जाएगी। तो कॉस्ट ऑफ सेल्स कैलकुलेट करवाएं, कितने परसेंट, 75%। सॉल्व करवाएं, 71,250, 41,250 एंड 45,000। यहाँ तक जरा इकट्ठे हो। जी नेक्स्ट क्या ढूंढना है, परचेजेस तक पहुंचना है यार प्लीज। क्या होगी, कॉस्ट ऑफ सेल प्लस ओपनिंग या क्लोजिंग, उस तरतीब से रखना है ना जिस तरतीब में प्लस माइनस हो।
जी स्टॉक्स की पॉलिसी यूनिफॉर्मली मेंटेन स्टॉक ऑफ 80% ऑफ व्हाट प्रोजेक्टेड सेल ऑफ द फॉलोइंग मंथ। कुछ नहीं लिखना, सिर्फ 2 मिनट जरा मेरी बात गौर से सुननी। फरवरी का मंथ पे फोकस करें जरा, और मैं क्लोजिंग स्टॉक ढूंढ रहा हूं। किस डेट पे खड़ा सोच रहा हूं? किसी महीने में खड़ा सोच रहा हूं या किसी डेट पे खड़ा सोच रहा हूं? फरवरी की कौन सी डेट? एंड पे खड़े हैं। फरवरी का क्लोजिंग जहन में रख के दोबारा सेंटेंस पढ़ाऊंगा। किस महीने की सेल को बेस बनाओ? मार्च। मार्च की सेल क्या है? 55। उसका कितने परसेंट? 80%। कैलकुलेटर पकड़ा। फरवरी के एंड पे खड़ा हूं, फॉलोइंग मंथ की सेल को बेस बनाना है, तो फॉलोइंग मंथ मींस मार्च। मार्च की सेल है 55,000 और उसका कितने परसेंट स्टॉक मेंटेन होना है? 80%। आपके कैलकुलेटर ने आपको आंसर बताया 44,000। ये क्या है? ये क्लोजिंग स्टॉक एट द एंड ऑफ फरवरी कैलकुलेट हो। लेकिन बड़ा इसमें एक छोटा सा प्रॉब्लम है, गौर से सुनिएगा जरा। ये जो 55,000 रुपीज की सेल्स है, क्या इसके अंदर प्रॉफिट होगा? होगा या है? होगा या है? नीचे सॉल्व भी हुआ है। 55,000 की सेल में प्रॉफिट है यार, तो आपने उसका 80% किया। 80% सेल, अच्छा लिखा वही वर्ड हुआ है जो लिखा हुआ। क्या लिखा हुआ? 80% ऑफ सेल ही लिखा हुआ। लेकिन बेटा जो स्टॉक होता है वो सेल प्राइस पे आप रिकॉर्ड नहीं करते। स्टॉक इज मेजर्ड एट लोअर ऑफ कॉस्ट एनआरवी। लोअर ऑफ कॉस्ट एनआरवी का मतलब या तो कॉस्ट पे होता है, और अगर एनआरवी कम हो तो उस पे होता है। और एनआरवी कम तब होती है जब लॉस हो रहा हो स्टॉक, नहीं वो डैमेज हो जाए, ऑब्सलीट हो गया हो। लेकिन लोअर ऑफ कॉस्ट एनआरवी का मतलब क्या है? अगर फॉर एग्जांपल कॉस्ट 1 लाख है और एनआरवी सपोज 1,05,000 है, तो आप 1 लाख कॉस्ट पर रखेंगे। और अगर एनआरवी कॉस्ट से कम है, फॉर एग्जांपल 99,000 है, 98 है, तब 98 पे लेके आएंगे। इट मींस अगर स्टॉक को बेच के लॉस हो रहा होगा तब तो आप एनआरवी पे मेजर कर रहे होंगे, वरना हमेशा स्टॉक को कॉस्ट पे रखते हैं। तब 55,000 मल्टीप्लाइड बाय 80% किया तो 44,000 की फिगर तो आ गई है, लेकिन ये सेलिंग प्राइस ऑफ स्टॉक है। तो क्वेश्चन में लिखा इसी तरह ही होता है जिस तरह ये बार बार आपको, जिस तरह अभी आपने पढ़ा, ये बार बार इसी तरह वर्ड्स नजर आएंगे, फॉलोइंग मंथ सेल या आफ्टर 1 मंथ सेल। वर्ड सेल ही वो यूज करता है, लेकिन स्टॉक क्योंकि कॉस्ट पे होता है, इसलिए जब आप ये वर्किंग कर रहेंगे तो फिर आपको इसे कॉस्ट में ऑटोमेटिकली खुद से कन्वर्ट करना पड़ा करेगा, क्योंकि स्टॉक शुड नॉट बी रिकॉर्डेड एट द सेलिंग प्राइस व्हेन वी आर अर्निंग अ प्रॉफिट मार्जिन ऑन द सेल। तो बात मेरी समझ आई? दोबारा जीरो करें कैलकुलेटर में। किस महीने के एंड पे खड़ा हूं? फरवरी के। फॉलोइंग मंथ कौन सा बना? क्या लिखा हुआ है? फॉलोइंग मंथ की सेल उठाई मैंने 55,000 से, उठा ली मैंने। वो भी कर सकते आप, मेरे ख्याल अगर आपको बात समझ आ गई तो वो भी उठा सकते हैं। लेकिन वो उठाने के बजाय पहले हम जरा एक दफा दोबारा वर्किंग कर लें, फिर अगर आपको वो समझ आ जाएगा तो शायद अगले महीने में आप डिफरेंटली कर लीजिएगा। उठाया मैंने सेल इसलिए क्योंकि हमारे क्वेश्चन में सेल लिखा हुआ है और फॉलोइंग मंथ सेल लिखा हुआ है। 80% से मल्टीप्लाई क्यों किए? हाँ ये क्वेश्चन में बताया हुआ है। ये कोई जरूरी नहीं कि हमेशा स्टॉक 80% ही रखा जा रहा हो, ये हाफ भी रखा जा सकता है, ये पूरा भी रखा जा सकता है, डबल भी रखा जा सकता है। तो 80% जरूरी नहीं कि कांस्टेंट रहे। अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन 55,000 नेक्स्ट मंथ की सेल, और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस पॉलिसी मैंने 80% फिगर फाइंड आउट कर ली है। बट दिस इज सेलिंग प्राइस ऑफ द स्टॉक जो हम रखना चाह रहे हैं, और इसको कॉस्ट में कन्वर्ट करने के लिए मल्टीप्लाइड बाय 75% कर रहा हूं। अगर मेरी बात किसी को समझ आएगी तो 1 मिनट आंसर बताएं। 33,000। मुझे एक साहब ने सामने ये कहा है कि 1 सेकंड कैलकुलेटर पर जरा ये वाली फिगर लिखें 41250। ये क्या लिखवाया मैंने आपको? 41250 क्या लिखवा रहा हूँ? ये मार्च की कॉस्ट ऑफ सेल है, तो इसको अगर आप स्ट्रेट अवे, ये 75% ऑलरेडी होगी हुई फिगर, तो इसका भी अगर 80% आप करेंगे तो आपका शायद यही 33,000 समथिंग आंसर आ जाएगा। मेरी सजेशन ये है
ये जरा क्वेश्चन की जो पॉलिसी है उसी की बेस पे फिगर लिख लें, ताकि जरा याद रहे कि ये 75% क्यों बाद में की है। तो ली मैंने सेल है, स्टॉक पॉलिसी 80% है, लेकिन 75% क्यों कर रहा हूं? तो कन्वर्ट द स्टॉक इनटू कॉस्ट। ये थोड़ा सा सेंटेंस भी अगर लिखने इसके साथ, तो कन्वर्ट सेल प्राइस ऑफ स्टॉक इनटू कॉस्ट। चीजें सेल प्राइस पे कब जाती हैं? जब स्टॉक में पड़ी हो या जब सेल हो जाए। पड़ी पड़ी अगर सेल प्राइस पे चाहे चली जाए तो बताएं, और फिर क्या चाहिए? तो प्रॉफिट मार्जिन 25% की बजाय 125% ठीक नहीं है? अगर पड़ी पड़ी ही सेल हो जानी है, पड़ी पड़ी सेल प्राइस पे पहुंच जाए, तो और फिर क्या चाहिए? तो कब चीजें सेल प्राइस पे रिकॉर्ड होती हैं? जब सेल होती है, और अगर स्टॉक पड़ा है तो वो कॉस्ट पे होता है, अनलेस उसको बेच के कोई लॉस एक्सपेक्टेड हो, तो इन दैट केस फिर एनआरवी पे होता है। आई होप कि मैं को समझा सका हूं सर। तो नेक्स्ट क्वेश्चंस में भी ये रिपीट होना है सेंटेंस, तो फिर आपने मुझे याद करवाना। जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स, आपको बेटा कुछ समझ आया? यहां तक जरा बना लें टेबल, कर लें कंप्लीट। आपने किए प्लीज वर्किंग ऑनलाइन स्टूडेंट्स? ये जरा मार्च और अप्रैल का, या चले मुझे सिर्फ फरवरी करवाएं, बाकी फिर आप खुद कीजिएगा। मुझे फरवरी बस कंप्लीट करवाएं। अभी कहां तक किया मैंने फरवरी? सेल से मैंने कॉस्ट ऑफ सेल निकाली फरवरी की, आगे क्या निकाला मैंने? किस महीने का क्लोजिंग निकाल लिए? ये तो बता दो यार। अब क्या निकालो? नहीं नहीं, मार्च का, सिर्फ फरवरी कंप्लीट करवाएं। अब किस महीने का ओपनिंग? इस तरह ना करें प्लीज, टाइम वेस्टिंग है। फरवरी का मतलब किस दिन का ओपनिंग? कंसंट्रेट करना है, इसमें फंसना है आपने। अगर मैं ओपनिंग स्टॉक लिख रहा हूँ और फरवरी की वर्किंग कर रहा हूँ, तो किस डेट की बात कर रहा हूँ? 1 फरवरी। 1 फरवरी वाले दिन किस महीने का क्लोजिंग ओपनिंग बन रहा होगा? तो असल में फरवरी का ओपनिंग ढूंढने का मतलब हम जनवरी का क्लोजिंग ढूंढ रहे हैं। तो पहले तो ये सोच लो, फरवरी का ओपनिंग स्टॉक ढूंढने का मतलब कि हम जनवरी का क्लोजिंग ढूंढ रहे हैं। तो जनवरी जरा ध्यान में रख के जनवरी के एंड पे खड़े हो जरा, और स्टॉक की पॉलिसी अगर अप्लाई की जाए तो जनवरी के एंड पे खड़े होके किस महीने की सेल को बेस बनाओ? फरवरी की सेल ढूंढे प्लीज। फरवरी की सेल 95,000 मल्टीप्लाइड बाय 80% किया क्योंकि स्टॉक पॉलिसी है, और मल्टीप्लाइड बाय 75% क्यों किया? ताकि स्टॉक कॉस्ट पे आ जाए। तो फरवरी का प्लीज ओपनिंग स्टॉक ढूंढने का मतलब वी आर सर्चिंग द क्लोजिंग स्टॉक ऑफ जनवरी। समझ? तो जनवरी का क्लोजिंग स्टॉक अगर आप ढूंढ रहे हो तो कैसे ढूंढेंगे? फरवरी की सेल multiplied by 80% and multiplied by 75% to convert the sale price of stock into cost। किस महीने का क्लोजिंग ढूंढ के किस महीने के ओपनिंग के तौर पे लिख रहा हूं? जनवरी का क्लोजिंग ढूंढ के फरवरी में प्लीज ओपनिंग लिख रहा हूं। मेरे अलावा किसी को समझ आ रहा है? देन इन फिगर्स का क्या करूं? कॉस्ट ऑफ सेल प्लस क्लोजिंग माइनस ओपनिंग, किस महीने की परचेज आ जाएगी? फरवरी की परचेज बता दो। 47250। काइंडली कंप्लीट। एनी कंफ्यूजन इन फरवरी? हिम्मत करो जवान, हिम्मत, पहला सवाल शुरू हुआ अभी।
जी बट ऑल स्टूडेंट्स प्लीज एनी कंफ्यूजन? Please, online students, any confusion? जी नहीं, डेफिनेटली ये प्लीज यार इस तरह तो ना करें। वर्किंग का कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं, एज यू लाइक, लेकिन लेजर फॉर्म में करना मेरे ख्याल जरा मुनासिब नहीं। लेजर ज़हन में रखते जरा स्टेटमेंट। हाँ जी, प्लस माइनस करना चाहता हूँ, ठीक। वर्किंग का कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, बस एक ऐसी वर्किंग होनी चाहिए जो आपकी गैर मौजूदगी में अगर कोई समझने की कोशिश करे तो नाकाम ना हो जाए। एनआरबी क्या स्टॉक पे बेच के लॉस हो रहा है? तो सीधा नजर आ रहा है कि बेच के प्रॉफिट होता है। इज देयर एनी इंडिकेशन कि स्टॉक को बेच के कोई लॉस होना, तो तभी वर्किंग करता है। क्या फायदा? जो सेलिंग प्राइस है वो तो कॉस्ट से 25% ज्यादा है। सेलिंग एक्सपेंसेस दिए हुए, लेकिन किसके चाहिए होते हैं? पूरे साल के सेलिंग एक्सपेंसेस नहीं चाहिए होते, जो स्टॉक को बेचने में सेलिंग एक्सपेंसेस है वो चाहिए होते हैं। वो तो पूरे साल के दिए हैं। इससे नहीं वर्किंग होती है चार्ट, मेहरबानी। किसी दिन जरूरत पड़ी तो इंशाल्लाह फिर मैं एक्सप्लेन करता हूँ। ये बड़ा ऑनलाइन स्टूडेंट्स प्लीज कंप्लीट कर लिए, तो बता दीजिएगा, ये ना एंड में पता चले। ये सारी मार्च और अप्रैल की सेल परचेजेस बतानी है आप, बताएं क्या फिक्र रहेगी? ये कर लीजिएगा सही तरह, ये मेरा ख्याल है क्लोजिंग ओपनिंग सही तरह अगर अंडरस्टैंड हो जाए तो। मार्च का क्लोजिंग, मार्च का क्लोजिंग मींस मार्च के एंड पे, और मार्च के एंड का मतलब अप्रैल की सेल की कॉस्ट 60 इंटू 80% इंटू 75%, 36,000। मार्च का ओपनिंग मींस फरवरी का क्लोजिंग, ओके। अप्रैल का क्लोजिंग मई की सेल की बेस पे, मई की सेल 65,000 मल्टीप्लाइड बाय 80% into 75%, answer is 39,000। and April का opening means March का closing, मार्च की सेल सॉरी मार्च की परचेज 44,250 and अप्रैल की परचेज 48,000। एनी कंफ्यूजन प्लीज? जी प्लेस करेंगे फिगर जरा कैश बजट में। अब ये परचेजेस है और कैश बजट में आप पेमेंट लिखने के लिए जा रहे हैं, तो कहीं गलती से सही ना हो जाए। फरवरी मार्च अप्रैल की परचेज है, फरवरी की परचेज मार्च में पेमेंट के तौर पे इसलिए आएगी क्योंकि परचेजेस की पेमेंट एक महीने बाद हो रही है। और बहरहाल अच्छा ये भी क्लियर रखें, हमें कैश परचेज की इंफॉर्मेशन नहीं मिली, अगर मिल जाती तो ऑब्वियसली कैश परचेज इस महीने की होगी
वो उसी महीने पेमेंट भी हो रही होगी। क्वेश्चन इज साइलेंट, देयरफॉर वी आर अज्यूमिंग कि ये सारी परचेजेस क्रेडिट पे हैं, और अगर ये क्रेडिट पे हैं तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पॉलिसी ऑफ क्रेडिट परचेजेस इज कि पेमेंट इज मेड 1 month following purchases. So the figure respectively is 47,250 and 48,000. आई होप कि क्लियर होगी प्लीज। चले वाइंड अप कर सकते हैं अब रिमेनिंग 5 मिनट्स में। क्लास का टाइम वैसे कब तक है? चले क्वेश्चन कंप्लीट करते हैं जी। सप्लायर्स की पेमेंट के बाद दोबारा पढ़ लें जी पॉइंट 4, ये मशीनरी लिखें, फाइनल कर लें, दोबारा देख लें। पेमेंट फॉर मशीनरी, जनवरी हमारे इन मंथ्स में नहीं है, जो हमारी वर्किंग के महीने हैं उसमें जनवरी एप्लीकेबल नहीं है। तो बाकी अब दोबारा पढ़ लें, देख लें, कोई अगर कंफ्यूजन अभी भी है। वर्किंग लिख तो ली थी हमने, लेकिन एक बार पढ़ के फाइनल कर लेंगे जी। ऑनलाइन स्टूडेंट्स आप लोग क्लियर हो गए? जी मार्च में और अप्रैल में लिख दो फिर। कितना कितना? 4 मिलियन एंड 2 मिलियन। तो पहली पेमेंट थी जनवरी में, वो हमारे इन मंथ्स में एप्लीकेबल नहीं है। देन सिंपल से वर्किंग के नेक्स्ट पॉइंट में एडमिन और सेलिंग एक्सपेंसेस की उससे तो परसेंटेजेस दी हैं, और जिस महीने के खर्चे उसी महीने में पे हो रहे हैं। तो सेलिंग एक्सपेंसेस की परसेंटेज 24% दी हुई, और एडमिन एक्सपेंसेस की परसेंटेज 16% दी हुई। किससे मल्टीप्लाई करेंगे परसेंटेजेस? करें सॉल्व। जी मार्च अप्रैल मई सेल्स 24 एंड 16% कर रहे हैं वर्किंग। कर ले मेरे पर लिखवाइए। $8,800, 9,600, 10,400। टोटल बेटा शायद सही वर्ड नहीं है, क्या सही वर्ड होना चाहिए? क्लोजिंग बैलेंस मींस अब टोटल कैसे करेंगे? आप टोटल मींस ओपनिंग प्लस रिसीट्स एंड माइनस पेमेंट्स करके अपने क्लोजिंग बैलेंस निकालना है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि अप्रैल और मई का तो ओपनिंग बैलेंस ही नहीं है, तो क्लोजिंग कैसे निकलेगा? ये करें जी फाइनल। मंथ वाइज चलना पड़ेगा, पहले मार्च का क्लोजिंग आएगा,
जो अप्रैल में ओपनिंग बनेगा और फिर अप्रैल का क्लोजिंग, मई का ओपनिंग, मंथ वाइज कैश का लेजर स्टेटमेंट फॉर्म में बन रहा है। जी ऑनलाइन स्टूडेंट साथ मिल गए। ओपनिंग प्लस रिसीट्स माइनस क्लोजिंग, सॉरी माइनस पेमेंट्स, ओपनिंग प्लस रिसीट्स माइनस पेमेंट्स क्या था जी मार्च का क्लोजिंग? 108,204। ये क्लोजिंग नेक्स्ट मंथ में ओपनिंग बनाते हुए कोई इशू तो नहीं प्लीज? ये अप्रैल का क्लोजिंग 104,828 एंड मई का क्लोजिंग 104,828 सॉरी ओपनिंग, और फाइनली क्लोजिंग बैलेंसेस 88,565 565 है शायद, पहले चेक कर लो। सॉरी ऊपर 737 है, मैंने गलती से 4 लिखा हुआ, ऊपर रसीट्स में 737 शायद सही फिगर देख लें, मेरे ख्याल मैंने गलती से लिखा। जी आई होप के बात क्लियर हो गई है। एक क्वेश्चन इंशाल्लाह कल पहले और मेरे साथ करेंगे, फिर इंशाल्लाह होमवर्क स्टार्ट करेंगे, तो इंशाल्लाह फिर कल मुलाकात होगी, एक और क्वेश्चन करते हैं। थैंक यू फॉर कमिंग, अल्लाह हाफिज। जी ऑनलाइन स्टूडेंट ठीक है प्लीज। चलें शमीर साहब, अगर इस वक्त वाइस प्रॉब्लम है तो फिर खैर ही है यार, अल्लाह मालिक इंशाल्लाह फिर कल वाइस प्रॉब्लम ठीक करते हैं। अल्लाह हाफिज। एक नजर रिवाइज होना चाहिए थी, कुछ 10-15 मिनट जरूर लगाइएगा, इसी के बेस पे नेक्स्ट क्वेश्चन होना। अल्लाह हाफिज।